नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वासुदेव नंदन जी की पुस्तक हिंदी व्याकरण को, और इसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में हिंदी पर, उसके हिंदी के व्याकरण पर किसका प्रभाव है, जैसे कि हिंदी के सर्वनाम पर किसका प्रभाव है, हिंदी की क्रिया पर किसका प्रभाव है, विभक्तियाँ किस प्रकार से हिंदी में ली गई है, इन सभी विषय पर हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब आज की जो कक्षा होने वाली है वो होने वाली हमारी मानक या परिनिष्ठित हिंदी पर। अब जब बात करते हैं हम मानक या परिनिष्ठित हिंदी की, तो मानक का अर्थ ही होता है स्टैंडर्ड, यानी कि हम एक प्रकार से हिंदी का जो स्टैंडर्ड रूप देखते हैं वो किस प्रकार से है, या फिर मानक या परिनिष्ठित रूप में हिंदी किस प्रकार से है, तो उसको आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। मानक और परिनिष्ठित हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके विभिन्न परीक्षाओं में, पाठ्यक्रम में ये शामिल है, तो आप ज़रूर इसे अच्छे से पढ़ें। तो देखेंगे कि अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि हिंदी का मानक रूप क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड रूप क्या है, इसका परिनिष्ठित रूप क्या है। ठीक है, परिनिष्ठित या मानक आप किसी भी तरीके से इसको कह सकते हैं। तो इसका आधार और मूल स्रोत क्या है, यानी कि ये जो मानक जो है, ये जो स्टैंडर्ड जो इसका तय किया गया है, इसका आधार क्या है या फिर इसका मूल स्रोत क्या है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियों में एक है खड़ी बोली। ठीक है, किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत एक प्रमुख बोलियों में से शामिल है खड़ी हिंदी। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी। तो खड़ी बोली हिंदी का सीधा संबंध किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी से। यह खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। अपने ठेठ रूप में यह रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला जिलों में बोली जाती है। तो ये सभी नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि ठेठ रूप में कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो फिर से देखेंगे, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला जिलों में बोली जाती है हमारी ठेठ हिंदी का जो रूप है वो। इनमें से मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। इसको तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मेरठ की जो खड़ी बोली है उसको क्या माना गया है? आदर्श और मानक माना गया है। वहीं देखिए, यह भी सच है कि पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली का साहित्यिक या मानक रूप आज सारे देश में प्रचलित है, लेकिन वर्तमान अवस्था तक पहुंचने में उसे परिष्कार, संशोधन और समन्वय की अनेक स्थितियों से गुजरना पड़ा है। ठीक है, यानी कि आज जो वर्तमान में हिंदी की जो अवस्था हम देखते हैं या स्थिति जो देखते हैं, उस तक पहुंचने में हिंदी को भी बहुत क्या करना पड़ा है? संशोधन करना हुआ है। हिंदी में परिष्कार हुए हैं और अनेक भाषाओं से इसमें शब्द आए हैं। तो ऐसे करके आज जो हमारे सामने जो हिंदी है वो प्रस्तुत हुई है। 19वीं शताब्दी से आज तक विगत लगभग 150-200 वर्षों में खड़ी बोली का जो परिष्कार, परिशोधन और संस्कार हुआ है वह मेरठ, दिल्ली और आगरा में बोली जाने वाली खड़ी बोली में काफ़ी भिन्न हो गई। यानी कि अब जो परिशोधन और संस्कार के बाद हम देख सकते हैं कि मेरठ, दिल्ली और आगरा में बोली जाने वाली खड़ी बोली से काफ़ी वो भिन्न हो गई है। कुछ उदाहरण देकर इस अंतर को हम और स्पष्ट रूप में समझ पाएंगे, तो स्पष्ट कर उसका मानक रूप स्थिर किया जा सकता है। जैसे हम पहला देखते हैं कि मानक खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता नहीं है। यानी कि जो खड़ी बोली का जो स्टैंडर्ड रूप है, जो मानक रूप है, जो कह सकते हैं परिनिष्ठित रूप है, उसमें द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता नहीं है। अब द्वित्व ध्वनियाँ क्या है? जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, गाड़ी से गाड़ी। ठीक है, गाड़ी जो है वो है द्वितीय ध्वनियाँ, जबकि मानक जो हिंदी है वो है गाड़ी। तो इस प्रकार द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता मानक हिंदी या मानक खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता नहीं है, किंतु मेरठी अथवा पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों का उच्चारण आज भी वहाँ के सामान्य लोग कर रहे हैं। यानी कि अभी भी पश्चिमी जो हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में इस प्रकार के द्वितीय जो ध्वनियाँ हैं उनका आज भी प्रयोग हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं, पश्चिमी हिंदी में गाड़ी, मानक जो हिंदी है उसमें गाड़ी। वहीं धोती तो मानक हिंदी में धोती। वही पश्चिमी हिंदी में बेटी तो मानक हिंदी में क्या है? बेटी है। वही रानी है
पश्चिमी हिंदी में रानी, तो वही रानी है मानक हिंदी में। देखा है पश्चिमी हिंदी में। आप सभी देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से द्वितीय ध्वनियों की प्रधानता पश्चिमी हिंदी में आज भी वहाँ के सामान्य लोग प्रचलन में ला रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। वही देखा जो कि मानक इसका रूप है देखा, वही जाता तो मानक रूप है जाता, वही रोटी तो उसका मानक रूप है रोटी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से द्वितीय ध्वनियों की प्रधानता मानक खड़ी बोली में नहीं होने के बाद भी पश्चिमी हिंदी में आज भी इसका प्रचलन चल रहा है, लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी बात देखें कि पश्चिमी हिंदी और मानक खड़ी बोली हिंदी की क्रिया रचना में भी अंतर है। एक तो आपने देखा कि द्वितीय ध्वनियों की प्रधानता मानक खड़ी बोली में नहीं है, जबकि पश्चिमी हिंदी में द्वितीय ध्वनियों को प्रयोग में लाया जा रहा है। वहीं पश्चिमी हिंदी और मानक खड़ी बोली हिंदी की बात करें तो क्रिया रचना में भी दोनों में क्या है, अंतर है। जैसे वर्तमान काल में पश्चिमी हिंदी की बात करें तो कहेंगे चले है, लेकिन मानक हिंदी में चलता है। वहीं चलूँ है हूँ जो कि मानक है चलता हूँ। वहीं मारूँ था तो मानक में है मारता था। वहीं अब वर्तमान काल के बाद भूतकाल में पश्चिमी हिंदी की बात करें तो भूतकाल में चल्या का प्रयोग किया जाता, मानक हिंदी में चला का। वहीं लिखिया से लिखा, उठया उठा। इस प्रकार भूतकाल में पश्चिमी हिंदी के शब्द इस प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कि इसका मानक रूप इस प्रकार से है। अब हम बात करेंगे कारक रचना की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? तो कारक में जैसे कर्ता है, कर्म है, आप सभी जानते हैं कर्ता कर्म करण, इस प्रकार से हमारे जो कारक के 8 जो विभक्ति चिन्ह है वो है। पश्चिमी हिंदी की बात करें और मानक हिंदी की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों में अंतर है। जैसे पश्चिमी हिंदी में न और न में, मानक हिंदी में ने हो गया। वहीं पश्चिमी हिंदी में क और नए को देखा जाए तो मानक हिंदी में उसके लिए प्रयोग किया जाता है को, है ना, यानी कर्ता ने कर्म को, जबकि पश्चिमी हिंदी में कर्ता न या न और कर्म क या न इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं करण कारक के लिए पश्चिमी हिंदी में से या मु का प्रयोग किया जाता है, जबकि मानक हिंदी में करण यानी से। संप्रदान में जहाँ के लिए का प्रयोग होता है मानक में, वहीं पश्चिमी में कु, ने और ने का प्रयोग होता है। वहीं अपदान से होता है कारक मानक हिंदी में, लेकिन पश्चिमी हिंदी में से या सु होता है। वहीं अधिकरण के लिए मानक हिंदी में और पर लिखा जाता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में प और ऊपर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कारक को लेकर के भी पश्चिमी हिंदी और मानक हिंदी में इस प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। अब बात करें सर्वनामों के प्रयोग में भी अंतर है। जैसे मुझ, मुझ, ठीक है, मुझ हम प्रयोग करते हैं, जबकि उसका प्रयोग मुझ के रूप में पश्चिमी हिंदी में किया जाता है। वहीं हमारा तो पश्चिमी हिंदी में उसको म्हारा कहते हैं। तो इस प्रकार सर्वनामों के प्रयोग में भी अंतर होता है। वहीं क्रिया विशेषणों में भी उच्चारणगत अंतर है। क्रिया विशेषण में देखिए, हम ये जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है कि हमारी मानक हिंदी किस प्रकार से कह सकते, जो स्टैंडर्ड जो हमारी खड़ी बोली जो है वो क्या है, उसका रूप क्या है और पहले इसका रूप कैसे प्रयोग किया जाता है, अब क्या इसका रूप प्रयोग किया जा रहा है मानक रूप में, उसे हम जान रहे हैं। तो क्रिया विशेषणों में भी उच्चारणगत अंतर है। जैसे अब कहा जाता है मानक में और पश्चिमी हिंदी में इब। वहीं अभी पश्चिमी हिंदी में इभी, मानक में वहाँ और पश्चिमी में वहाँ। वहीं जहाँ मानक में और पश्चिमी में जहाँ, मानक में क्यों, पश्चिमी में क्यों। तो इस प्रकार क्रिया विशेषणों में भी उच्चारणगत अंतर है। वहीं मानक हिंदी के इन स्त्रीलिंग प्रत्यय के स्थान पर पश्चिमी हिंदी में अन या अण प्रत्यय लगते हैं, जैसे चमारिन, ठीक है। तो मानक हिंदी में इन स्त्रीलिंग प्रत्यय के स्थान पर, यानी कि ये जो इन है ये लगता है प्रत्यय में, जबकि पश्चिमी में अन या अण लगता है, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं चमारिन, ये जो है मानक है, मानक हिंदी। वहीं हम बात करें पश्चिमी में तो उसको हम अण लगा देंगे तो चमारण, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में उसको चमारण बोलेंगे, जबकि मानक में उसको चमारिन बोलेंगे। यानी कि इन जो है वो जो प्रत्यय लगा है मानक में, वो पश्चिमी हिंदी में अण या अन हो जाता है। वहीं धोबिन है मानक में, पश्चिमी में धोबण हो जाता है। तो अन और अण का आपने देखा किस प्रकार से मानक हिंदी और पश्चिमी हिंदी में अंतर है प्रत्यय लगाने में।
तो इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित मानक हिंदी का स्वरूप स्वतंत्र हो गया है और मेरठी हिंदी से वह कहीं अधिक परिष्कृत भी हो गई है। जाहिर सी बात है, देखिए जब हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं तो हम हमेशा जानते हैं कि भाषा जो है वो कठिनता से या जटिलता से सरलता की ओर आगे बढ़ती है। तो ये जो सरलता है इसमें बहुत कुछ परिष्कार भी होते हैं, बहुत सारे शब्दों का इसमें समन्वय भी होता है। तो वही है कि इस प्रकार जो अधिक परिष्कृत भी हो गया है मेरठी हिंदी से। अतएव आचार्य वाजपेयी का यह कथन सही है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का लेखक मेरठ की खड़ी बोली का एकमात्र अनुसरण नहीं कर सकता। मानक हिंदी ने देशी विदेशी अनेक शब्दों को ग्रहण कर और अपने परिवार की अनेक बोलियों और अन्य भाषाओं के प्रभावकारी तत्वों और शक्तियों को मिलाकर, यानी कि देश विदेश के अनेक शब्द इसमें आए, अपने परिवार की ही अनेक बोलियों के शब्द आए और साथ साथ अन्य भाषाओं के प्रभावकारी तत्व इसमें शामिल हुए, शक्तियों को भी इसमें मिलाया गया और एक ऐसी परिष्कृत खड़ी बोली का शानदार रूप गठित किया गया है जो आज राष्ट्रभाषा का गौरव बन गई है। आधुनिक हिंदी व्याकरण उसी परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रतीक है। इसने पश्चिमी हिंदी की मर्दानगी और पूर्वी हिंदी की मधुरता का सुंदर समन्वय किया है। तो इस प्रकार ये जो मानक हिंदी था उसके बारे में आप सबने पूरा पढ़ लिया है कि ये जो मानक हिंदी है वो किस प्रकार से है और पश्चिमी हिंदी से ये किस प्रकार से, पश्चिमी खड़ी बोली से किस प्रकार से अलग है और आज अंतर इसमें पाया जाता है। इन सब का यही कारण है कि भाषा का जो उत्तरोत्तर विकास होता है, भाषा जो प्रवाहित होती है, इसकी प्रकृति में भी आपने पढ़ा कि भाषा प्रवाहमान है, गतिशील होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये सरलता की ओर आगे बढ़ती है, तो इसमें शब्द शामिल होते हैं और सरलता और परिष्कार के कारण इसमें इस प्रकार से मानक रूप जो है आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। अब इसके बाद ये जो अब है, जो हमने अब तक पढ़ा है, तो इसको पढ़ने के बाद अब कुछ हम अभ्यास इसमें दिया गया है जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है सत्य और असत्य कथन। जैसे मनुष्य समाज से अलग रहता है, ये है क्या? असत्य। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, ये सही है कि भाषा क्या है? संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। वही भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है, ये भी क्या है? सही है। हाँ, भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। वही भाषा का रूप स्थिर है, तो भाषा का रूप स्थिर नहीं है, भाषा प्रवाहमान है, वो गतिशील है। ये सभी आप ध्यान रखिएगा, जो पिछली हम कक्षाओं को लगातार पढ़ते आ रहे हैं उन सभी विषयों से मिला करके यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है। तो यदि आपने उन सभी कक्षाओं को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में सभी कक्षाएं दी गई है, उन सबको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ ले, उसके बाद अभ्यास को इसको जो है इसका हल करें इसको। तो मनुष्य समाज से अलग रहता है, जो कि गलत है, हमने पढ़ा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, सही है ये। भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है, ये भी सही है। भाषा का रूप स्थिर है, जो कि गलत है, भाषा स्थिर नहीं होती है। वहीं बोली से हमारा तात्पर्य उस भाषा से है जिसे हम घरों में क्या करते हैं? बोलते हैं। तो ये सही है कि हाँ, बोली वह है जिसका प्रयोग हम घर में बोलने के लिए करते हैं। वहीं विभाषा का क्षेत्र बोली के क्षेत्र से व्यापक नहीं होता है, जबकि ये गलत है। विभाषा का क्षेत्र जो होता है वो भाषा से थोड़ा सा कम होता है लेकिन बोली से व्यापक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है गलत है। अब हम कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे। जैसे हिंदी की अपनी प्रकृति है पर उसने किसका अंधानुकरण नहीं किया है? तो उसने संस्कृत का अंधानुकरण नहीं किया है, क्योंकि संस्कृत जो है उसमें बहुत सारे व्याकरण संदर्भित थोड़ी जटिलता थी और हिंदी ने उन जटिलताओं को थोड़ा सा छोड़ करके सरलता को अपनाया है। इसलिए आधार तो संस्कृत ही है पर बिल्कुल अंधानुकरण हिंदी ने संस्कृत का नहीं किया है। वहीं दूसरा है डैश लिपि में ध्वनि प्रतीकों यानी कि स्वर और व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक है। तो देवनागरी लिपि जो है इसमें ध्वनि प्रतीकों में स्वर और व्यंजन का क्रम क्या है? वैज्ञानिक है। वही हिंदी
भाषा जो है, हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में ही लिखी जाती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो क्या है, बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि वो जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में लिखी जाती है। जबकि रोमन जो लिपि है उसमें बहुत सारे जो वर्ण है उसके वो क्या रहते हैं, कहते हैं साइलेंट रहते हैं, यानी कि लिखा तो जाता है परंतु उसका उच्चारण नहीं किया जाता। जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं, यहाँ जो लिखते हैं वही बोलते हैं और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो अगला देखेंगे कि हिंदी की सरलता का यह एक प्रमुख कारण है कि इसकी अधिकांश क्रियाएं क्या है, कृदंत हैं, जो कि संस्कृत से ली गई है, कि इसकी अधिकांश जो क्रियाएं हैं क्या है, कृदंत हैं। हिंदी में डैश का प्रयोग क्रिया की स्पष्टता, सरलता और सुनिश्चय के लिए होता है। तो हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग क्रिया की स्पष्टता के लिए, सरलता और सुनिश्चय करने के लिए होता है। किसका? विभक्तियों का प्रयोग। वहीं हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द संस्कृत के ना होकर किसके हैं, फारसी के हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तान ये शब्द संस्कृत के ना होकर के किसके हैं, फारसी के हैं। आगे हम देखेंगे ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक जिसका नाम क्या है, अवेस्ता। इसमें हिंदी, उर्दू आदि शब्द मिलते हैं, यानी कि हिंदी और उर्दू आदि शब्द कहाँ मिलते हैं, ईरानियों की प्राचीन धर्म पुस्तक अवेस्ता में। वहीं 6ठी शताब्दी के बादशाह नौशेरवां के राजकवि ने डैश की भाषा को जबाने हिंदी की संज्ञा दी थी। तो नौशेरवां के राजकवि ने पंचतंत्र की जो भाषा थी तो इसी को जबाने हिंदी की संज्ञा दी थी, किसे, पंचतंत्र को। वहीं अकबर के दरबारी कवि डैश को हिंदी कवि कहा गया है। तो अकबर के दरबारी कवि रहीम थे, तो रहीम दास जी को ही हिंदी कवि कहा गया है, जो अकबर के दरबारी कवि थे। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। वही संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है संसार की भाषाओं में। वही संस्कृत वांग्मय डैश लिपि में लिखित है। तो संस्कृत जो वांग्मय है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अगला है, हिंदी ने डैश क्रियाओं को अधिक पसंद किया है क्योंकि ये बहुत सरल और स्पष्ट है। तो आपने अभी भी पढ़ा कि हिंदी ने कृदंत क्रियाओं को अधिक पसंद किया है। कृदंत क्रिया का ही प्रयोग हिंदी में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सरल है और स्पष्ट है। वहीं हिंदी में विशेषण के साथ अलग डैश लगाने का बखेड़ा नहीं है। तो हिंदी में विशेषण के साथ अलग से विभक्ति लगाने का भी बखेड़ा नहीं है। वहीं हिंदी के कुछ अव्यय डैश से आए हैं और कुछ अपने हैं जो अपनी विशेषता लिए हुए हैं। तो हिंदी के कुछ अव्यय संस्कृत से आए हैं, ठीक है, और कुछ अपने हैं और जो अपनी विशेषता लिए हुए। वही अगला जो है कि मानक खड़ी बोली में डैश ध्वनियों की प्रधानता नहीं है, लेकिन पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में द्वितीय ध्वनियों का उच्चारण आज भी वहाँ के सामान्य लोग करते हैं। तो मानक खड़ी बोली में द्वितीय ध्वनियों की प्रधानता नहीं है। तो द्वितीय ध्वनियों की प्रधानता मानक खड़ी बोली में नहीं है, लेकिन पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में द्वितीय ध्वनियों का उच्चारण आज भी वहाँ के सामान्य लोग करते हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारा पूरा अभ्यास है ये समाप्त हो जाता है। अब अगली कक्षा से हम कुछ एक अगले टॉपिक को पढ़ेंगे व्याकरण से संबंधित। तो इस प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।